स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं ये वीडियो विशेष करके 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हैं जो अपने 12वीं क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2 फरवरी से उनकी परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है। तो आप अब पूरी जो है कि तैयारी में हैं और चूँकि आपके लिए ये जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परीक्षा आपकी जो है काफ़ी नज़दीक है। तो ये ज्योग्राफी का एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो 12th क्लास के लिए है। ये आपको जानते हैं कि चूँकि ज्योग्राफी की 2 पुस्तकें आपको पढ़नी है, जिसमें एक जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं और एक इंडियन ज्योग्राफी से हैं। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल से ये चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये 11वां चैप्टर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये इसमें चैप्टर है। आप जानते हैं कि 2 राष्ट्रों के बीच में दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं लघुतरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है या 2 देशों के बीच व्यापार क्यों होता है। तो आप जानते हैं कि क्योंकि कोई भी देश आज के डेट में या कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रहा है, और इसलिए प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में व्यापार से जुड़े हुए हैं और व्यापार की दिशा में काफ़ी कुछ बदलाव भी होते रहे हैं समय समय के साथ। और ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही विश्व की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव होते हैं और अर्थव्यवस्था बदलती हैं, चाहे वो हमारे देश की हो या किसी भी देश की हो। और आप जानते हैं कि जो विदेशी जो व्यापार होते हैं तो उसकी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आता रहा है, यानी कि उसमें आयात और निर्यात दोनों ही होते हैं। तो आयात और निर्यात वर्तमान समय में अभी भारतीय व्यापार की बात करें तो उसमें आयात और निर्यात दोनों ही की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं इसमें अपने बुक से भी इसकी बहुत सारे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि नाफ्टा अस्तित्व में कब आया था। ये पहला प्रश्न है कि नाफ्टा अस्तित्व में कब आया था, यानी कि नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है कि नाफ्टा जो आया था 1994 में। हालांकि नाफ्टा की जो स्थापना हुई थी 1992 में ही हुई थी, लेकिन ये जो जिस समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी तो वो समझौता लागू हुआ था 1 जनवरी 1994 से। तो इसलिए इसका सही जवाब है 1994। अब इसमें जान लेते हैं कि नाफ्टा क्या है, क्योंकि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नाफ्टा है क्या। तो देखिए नाफ्टा जो है यानी कि इसका ये नाफ्टा जो है इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका हिंदी है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। एक समझौता हुआ था इनके बीच में, और जिसमें तीनों देशों के बीच व्यापार पर अधिकांश शुल्कों को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि बहुत सारे जो टैक्सेज लगाए जाते हैं तो व्यापार को अबाध रूप से बढ़ाने के लिए ये समाप्त कर दिया गया था, और 1 जनवरी और 1994 से ये प्रभावी हुआ था। तो इस तरीके से नाफ्टा जो है कि 1 जनवरी 1994 से काम कर रहा है। अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे कि नाफ्टा का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए नाफ्टा का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये 94 से लागू हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ये उसका मुख्यालय है मैक्सिको सिटी में है, ओटावा कनाडा और वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। इस तरह से इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी कब। भारत में निजीकरण यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, तो ये वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति भारत में कब अपनाई गई थी। तो 1991 में, यानी कि 1991 में भारत में वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाई गई थी। इसके साथ साथ एक और भी नीति थी उदारीकरण, जिसमें कह सकते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको एलपीजी के नीति के रूप में हम जानते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो नीति है इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी की नीति भी कही जाती है। यानी कि इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ये होता है जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये 1991 में लागू हुआ था, और इसमें कहा जाता है कि भारत में ये आर्थिक सुधार के लिए कदम था, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया था। इसमें भी ये हुआ था कि व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था को, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, और भारत ने अपने यहाँ ये सुधार किया 1991 में, जिसमें व्यापार से संबंधित बहुत सारे शुल्कों को, बहुत सारे जो टैक्सेज लगाए जाते थे
उसको सीमा शुल्क जो होते थे या व्यापार पर जो भी प्रतिबंध था उसको कम कर दिया गया, ताकि भारत का जो व्यापार है दुनिया के देशों के साथ और भी ज़्यादा हो और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। तो इसका सही जवाब 1991 है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। यहाँ ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन लिखते हैं कि भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो किस माध्यम से होता है, क्योंकि जो विदेशी व्यापार होते हैं उसके लिए आइए देखते हैं, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर अब दिया हुआ है कि स्थल और समुद्र के द्वारा होता है कि स्थल और वायु के द्वारा, समुद्र और वायु के द्वारा, या फिर समुद्र मार्ग के द्वारा। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो स्थल मार्ग और जल मार्ग के दोनों ही के द्वारा होता है। इसमें आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है, कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है सबसे ज़्यादा वो किस में होता है, यानी कि समुद्र और वायु मार्ग के द्वारा ये भारत का जो व्यापार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग जो बना था 1950 में बना था, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग बना। और योजना आयोग इसलिए बनाया गया ताकि भारत के लिए एक योजना बने, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स बनाने थी, योजनाएं बनानी थी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। क्योंकि उस समय भारत की जो स्थिति थी, हम आर्थिक रूप से उतने अभी सुदृढ़ नहीं हुए थे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का यह अध्यक्ष होता था, यानी कि प्रधानमंत्री होते थे। जो योजना आयोग का अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। अब इससे संबंधित एक और बात है कि योजना आयोग का ही नाम बदल करके 1 जनवरी और 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। और अब यही योजना आयोग जो है अब वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये नीति आयोग है और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसको ऐसे आप इसका पूरा नाम भी जान सकते हैं, नीति आयोग। ये NITI है, नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम होता है। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज हो गया है, योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। यानी कि 2010 से 11 में ये आया हुआ प्रश्न है। 2016 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन है। क्योंकि 2010 से 11 में भारत का व्यापार निम्नलिखित में से किस देश के साथ ज़्यादा हुआ है। तो उस समय के अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि 2010 से 11 में जो भारत का व्यापारिक पार्टनर था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका उस समय जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर था। लेकिन अगर अब यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, अगर हो सकता है कि तो अभी करंट का, चूँकि आप देख सकते हैं कि अभी 2023-24 में या वर्ष 2024 में, क्योंकि अभी वही फाइनेंशियल ईयर जो गुजरा है, तो 23-24 में भारत का व्यापारिक पार्टनर सबसे ज़्यादा कौन रहा है, तो चीन जो है इसका सही जवाब है। यानी कि अगर 23-24 की बात करेंगे तो 23-24 में सबसे ज़्यादा अगर व्यापार हुआ है तो चाइना के साथ हुआ है, और इसमें 118 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कि चीन जो है वो 2023-24 में 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य व्यापार के साथ जो है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन करके उभरा है, जो अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। इसके पहले वाले 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर था, लेकिन 2023-24 में ये चाइना जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब था। इस प्रश्न का जो जवाब है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर उस 2010-11 के अनुसार जो इसका सही जवाब था अमेरिका था, लेकिन फिलहाल ये चाइना इसका सही जवाब है। अभी के डेट में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। आप जानते हैं कि जब 2 देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन 20 का सही जवाब है, 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन भू आबद्ध पतन है। अब यहाँ पे पतन से संबंधित बातें हैं, यानी कि जो सी पोर्ट होता है, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, उससे भी ये संबंधित प्रश्न है। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाहों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बंदरगाह के द्वारा ही जलीय मार्ग द्वारा व्यापार होता है एक देश का दूसरे देश के साथ। तो भारत में भू आबद्ध पतन इसमें से कौन सा है, तो विशाखापट्टनम इसका सही जवाब होगा। ये भारत का सबसे गहरा पतन भी है और ये भू आबद्ध पतन है, यानी कि स्थलबद्ध भी इसको कहते हैं, यानी कि स्थल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, यानी कि विशाखापट्टनम। और इनमें से कौन पतन नदी पर अवस्थित है। इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है वो नदी पर है। आप देख सकते हैं नदी पर इसमें से कौन सा बंदरगाह जो है
और ये सही जवाब इसका है ये बी, अब इसका ऑप्शन सही है, यानी कि जो कोलकाता है ये हुगली नदी पर ये पतन ये बनाया गया है, यानी कि कोलकाता इसका सही जवाब होगा जो नदी पर अवस्थित है। और आप जानते हैं कि अभी अगर बंदरगाहों की बात करें कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो भारत में कुल 12 जो है ये 12 बंदरगाह हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी 13 प्रमुख जो है कि बंदरगाह हो गए हैं। ये बड़े बंदरगाह हैं मुख्य रूप से, और 200 जो है कि छोटे और मझले किस्म के बंदरगाह हैं। तो जो बड़े बंदरगाह होते हैं, यानी कि जो 13 की संख्या है, और जो 200 जो छोटे और मझले ये बंदरगाह हैं, तो बड़े बंदरगाहों के लिए जो नीतियां बनाती हैं वो केंद्र सरकार बनाती हैं, यानी कि वो केंद्र सरकार उसकी देखरेख करती हैं। जबकि जो छोटे ये बंदरगाह होते हैं तो उस पर उससे संबंधित जो भी नीतियां और जो भी कानून बनाने होते हैं वो राज्य सरकारों का जिम्मा होता है। जिस राज्य में वो पतन होता है वो राज्य सरकार उसके लिए बनाती हैं। तो आपको यही जानना है अभी फ़िलहाल कि भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं, हालांकि एनसीईआरटी की किताब में अभी 12 ही दिया हुआ है, और 200 जो है वो ये छोटे और मझले किस्म के, यानी कि छोटे और मझले बंदरगाह हैं। तो इन 12 बंदरगाहों के विषय में आपको जानकारी चाहिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर उस बंदरगाह से किस देश के साथ व्यापार होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ से 8वां, अब ये 9 नंबर प्रश्न है कि चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है। चेन्नई जो पतन है तो वो किस प्रकार का पतन है। चेन्नई में ऑप्शन आपके सामने है। ये प्रश्न है 9वां, और ये इसका सही जवाब है कि वो एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई का जो पतन है। तो इस तरीके से कुछ बंदरगाह कृत्रिम है और कुछ बंदरगाह जो है कि प्राकृतिक भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ क्या है। भारत के आयात व्यापार का, क्योंकि व्यापार में 2 ही चीज़ें होती हैं, आयात होता है और निर्यात होता है। निर्यात का मतलब होता है भेजना, यानी कि जब हम अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देशों में भेजते हैं, इसको मतलब है कि वो निर्यात कर रहे हैं, हम उसको निर्यात कहा जाता है। जबकि अगर हम दूसरे देशों से वस्तुएं अपने देश में मंगा रहे हैं तो वो आयात होता है। तो इसमें ये बताना है कि भारत आखिर किस जो पदार्थों को अपने यहाँ मंगाता है, यानी कि आयात करता है, दूसरे देशों से भारत खरीदता है, कौन से देश हैं या कौन से वो पदार्थ हैं। और इसका सही जवाब है कि आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम अपने यहाँ नहीं होता है। पेट्रोलियम जो है कि वो दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, जिसमें इराक, ईरान है, सऊदी अरब हैं। इन सब देशों से ये भारत जो है कि पेट्रोलियम पदार्थों को आयात करता है। तो इस तरीके से सर्वप्रमुख पदार्थ जो है कि आयात का क्या है भारत के लिए, तो पेट्रोलियम पदार्थ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से है कि भारत एक सदस्य है, साफ्टा का सदस्य है, या OECD का है, आसियान का है, फिर ये ओपेक का है। ओपेक के विषय में आप थोड़ा जान लीजिए कि ओपेक क्या है। तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है ओपेक, जिसको कहते हैं, जो विशेष रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम का। अब आइए जान लेते हैं साफ्टा के विषय में। तो भारत इसका सदस्य है, तो भारत साफ्टा का है। इसके पहले अभी आपने नाफ्टा के विषय में जाना था पहले प्रश्न में, तो साफ्टा यहाँ जो है एक शब्द है साफ्टा, तो भारत साफ्टा का सदस्य है। आइए देख लेते हैं साफ्टा के बाद। अब देखिए साफ्टा यहाँ है, साफ्टा का पहले पूरा नाम लिख लीजिएगा। साफ्टा का पूरा नाम है, इसके नाम से लिख लीजिएगा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका हिंदी होता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो ये जो है कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1900, इसके लिए एक समझौता हुआ था, जिसमें देख लीजिएगा कि ये मुक्त व्यापार व्यवस्था है, यानी कि एक फ्री ट्रेड जो है कि फैसिलिटी यहाँ पे है। यह समझौता 1993 में हुआ था। सार्क के अधिमान्य व्यापार समझौते के बाद 2006 में इसको लागू किया गया था। तो साफ्टा पर जो हस्ताक्षर करने वाले देश थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि साफ्टा में कौन कौन से देश हैं। इसमें है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, अपना भारत भी है, मालदीव है, नेपाल है, और पाकिस्तान, श्रीलंका भी हैं। तो इस तरीके से साफ्टा में ये सभी देश शामिल हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि साफ्टा में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी देश जो हैं कि साफ्टा के सदस्य हैं। साफ्टा का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, यहाँ पर भी है। देखिए साफ्टा का जो मुख्यालय है वो काठमांडू, यानी कि नेपाल में है। आप जानते हैं कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहीं पे सार्क का भी मुख्यालय है। तो इस तरीके से आप साफ्टा के विषय में जान गए कि साफ्टा, भारत जो है वो साफ्टा का सदस्य हैं, और साफ्टा का इसका सही जवाब है, यानी कि भारत साफ्टा का सदस्य है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ये कुल 11 प्रश्न थे। आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा वीडियो लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा।